वेलकम टू बिहार मैटर्स। मैं आज के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि ये हमारी बीपीएससी करंट अफेयर्स मास्टर क्लास सीरीज का लेक्चर 3 है। एग्जैक्टली और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार कास्ट सर्वे 2023, सोशियो इकोनॉमिक डेटा एंड वेलफेयर गवर्नेंस। देखिए, परीक्षा के नजरिए से अगर हम बात करें ना, तो चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसआई या टीचर एग्जाम्स हो, ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, खासकर प्रीलिम्स के जो डेटा आधारित सवाल होते हैं और मेंस के विश्लेषणात्मक उत्तर, दोनों ही जगह ये काम आएगा। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य आज सिर्फ कुछ आंकड़ों को रटना नहीं है, बल्कि डेटा ड्रिवन सोशल जस्टिस यानी डेटा संचालित सामाजिक न्याय के आधार पर राज्य की नीतियों को गहराई से समझना है। सही कहा, क्योंकि सामान्य तौर पर जब हम प्रशासन और नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो ये अक्सर एक अंधेरे कमरे में तीर चलाने जैसा महसूस होता है। हाँ, समाज में समस्याएं हैं, गरीबी है, असमानता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कोई सटीक एक्सरे या स्कैन नहीं होता जो बता सके कि फ्रैक्चर वास्तव में कहाँ है ना? दशकों से व्यवस्था सिर्फ लक्षणों का अनुमान लगाकर इलाज करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही बात है। बिना सटीक डेटा के एक धुंधली तस्वीर के सहारे पूरे राज्य या देश के भविष्य का खाका तैयार करना, ये एक तरह से हवा में महल बनाने जैसा है। और नीतियां बनती तो हैं, लेकिन वे उस इंसान तक पहुंच पाती हैं या नहीं जिसे वास्तव में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहता है। एग्जैक्टली। लेकिन तब क्या हो जब अचानक से उस अंधेरे कमरे में एक बहुत तेज रोशनी कर दी जाए, जब समाज का एक एक स्पष्ट डेटा, एक पूरा 3D स्कैन सामने आ जाए। और यही वजह है कि यह सर्वे सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे गवर्नेंस मॉडल के लिए एक केस स्टडी बन गया है। तो नीतियों के विश्लेषण से पहले उन मूलभूत आंकड़ों को समझना आवश्यक है जिन पर ये नीतियां आधारित हैं। चलिए सबसे पहले उस जमीनी हकीकत से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को इस सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई। और इसका पैमाना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। मतलब 13.07 करोड़ की जनसंख्या को दर्ज किया गया है। हाँ, 13.07 करोड़। ये कोई छोटी लॉजिस्टिक चुनौती नहीं रही होगी। घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना एक विशाल प्रशासनिक प्रयास था। अक्सर देखा जाता है कि 4 लोगों के परिवार को एक रेस्टोरेंट पर सहमत करना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पूरे एक राज्य का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। सही कहा आपने। और अगर हम डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकीय वर्गीकरण को देखें ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग, जिसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी कहा जाता है, वो कुल आबादी का 36.01% है। वाओ, 36.01%, मतलब राज्य का हर तीसरा व्यक्ति इसी वर्ग से आता है। बिल्कुल, हर तीसरा व्यक्ति। और इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी हैं, जिनकी हिस्सेदारी 27.12% है। तो अगर ईबीसी और ओबीसी को मिला दें तो ये 60% से भी ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी करीब 19.65% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी 1.68% हैं। और जनरल कैटेगरी? जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% दर्ज की गई है। और धार्मिक आधार पर क्या स्थिति है? अगर धार्मिक आधार पर देखा जाए तो हिंदू आबादी लगभग 81.99% और मुस्लिम आबादी 17.70% के करीब है। साथ ही ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों की भी आंशिक हिस्सेदारी इसमें है। अच्छा, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है जो अक्सर छात्र भी पूछते हैं। जी, पूछिए। अक्सर एस्पिरेंट्स इसे एक सामान्य जनगणना या नॉर्मल सेंसस समझने की भूल कर बैठते हैं। मेंस परीक्षा के नजरिए से अगर देखें तो यह पारंपरिक जनगणना से अलग कैसे है? तो क्या इस सर्वे में सिर्फ जातियों की गिनती नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक विस्तृत सोशियो इकोनॉमिक मैपिंग की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा गया कि कोई किस जाति या धर्म का है, अच्छा, बल्कि इसमें यह भी पूछा गया कि उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, रोजगार का प्रोफाइल क्या है, और यहाँ तक कि घर कच्चा है या पक्का यानी हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब ये सिर्फ समाज का एक फ्लैट फोटो नहीं है, बल्कि ये बता रहा है कि उस फोटो में मौजूद हर व्यक्ति किस हाल में जी रहा है। एग्जैक्टली। ये पॉलिसी मेकर्स को एक टूल किट दे रहा है कि समस्या ठीक कहाँ पर है। और जब आर्थिक स्थिति के वे आंकड़े सामने आए ना, तो उन्होंने तो पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। वे आंकड़े कोई ऐसे तथ्य नहीं थे जिन्हें नजरअंदाज किया जा सके।
सर्वे के अनुसार लगभग 63.76% परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। रुकिए 63.76%। ये आंकड़ा बहुत कुछ बयान करता है। हाँ, और ये राज्य की कुल आबादी का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम किसी कमरे में 10 परिवारों को बैठाएं तो उनमें से 6 परिवार ऐसे होंगे जो महीने के 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। सही कहा। आज के समय में एक बेसिक स्मार्टफोन भी इससे ज्यादा का आता है, और ये पूरे परिवार का महीने भर का खर्च है। यह एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और स्थिति तब और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है जब हम देखते हैं कि 34.13% परिवार ऐसे हैं जो प्रति माह 6,000 रुपए से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। बाप रे, 6,000 रुपए से भी कम। हाँ, राज्य की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी पूरी तरह से कृषि और इनफॉर्मल लेबर यानी अनौपचारिक श्रम पर निर्भर है। तो इन आंकड़ों ने ये शीशे की तरह साफ कर दिया कि दशकों से जो विकास की बातें हो रही थीं, वो समाज के निचले तबके तक कभी पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल, और शायद इसी भारी आर्थिक और सामाजिक मैपिंग का नतीजा वो ऐतिहासिक फैसला था जिसमें पूरे देश में हलचल मचा दी। आप राज्य की आरक्षण नीति यानी रिजर्वेशन पॉलिसी में संशोधन की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली। अगर हम एक अकादमिक एनालॉजी लें तो पुराने 50% आरक्षण की सीमा को एक बांध या डैम की तरह समझा जा सकता है। दशकों से वो बांध मजबूती से खड़ा था। हाँ, और इन नए आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को हम उस जल स्तर की तरह देख सकते हैं जिसके दबाव ने अंततः उस बांध के दरवाजे खोलने को मजबूर कर दिया। हाँ बिल्कुल, और कुल आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया। नया ढांचा बहुत ही स्पष्ट है। इसमें ईबीसी के लिए 25%, एससी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 18%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, वुमन बीसी के लिए 3% और एसटी के लिए 2% आरक्षण तय किया गया है। लेकिन सर, मेंस परीक्षा के हिसाब से यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल। मेंस में सन 9 शेड्यूल डिबेट और 50% रिजर्वेशन सीलिंग इशू को पूछा जाता है। जी, इस संदर्भ में छात्रों को इसे कैसे लिखना चाहिए? ये मौजूदा समय का सबसे बड़ा संवैधानिक विवाद है और बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू और डेटा आधारित प्रतिनिधित्व के बीच का ये एक बहुत गहरा तनाव है। एक तर्क यह है कि 50% की सीमा को तोड़ना समानता के अधिकार के खिलाफ जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार का तर्क यह है कि अब हमारे पास एक ठोस वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध है। हाँ, मतलब जब डेटा खुद बता रहा है कि 75% से अधिक आबादी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी है, तो पुरानी सीमा को मानना अन्याय होगा। एग्जैक्टली। और इसी कानूनी अड़चन से बचने के लिए संविधान की 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची की बहस शुरू होती है, जिसे एक तरह का संवैधानिक सेफ बॉक्स कहा जाता है। बिल्कुल। प्रयास यही है कि इस 75% आरक्षण वाले कानून को 9th शेड्यूल में शामिल करा दिया जाए ताकि इसे जुडिशियल रिव्यू से कुछ हद तक सुरक्षित रखा जा सके। यह एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है, लेकिन चलिए आरक्षण से थोड़ा आगे बढ़कर सोचते हैं। जी, आरक्षण का लाभ तो तभी मिलेगा ना जब कोई स्कूल पास करेगा या कॉलेज जाएगा। जो 63% परिवार 10,000 रुपए से कम में गुजारा कर रहे हैं, उनका बच्चा तो शायद नौकरी की दौड़ में शामिल होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ दे। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। और इसीलिए इस सर्वे का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव टारगेटेड वेलफेयर यानी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के गवर्नेंस मॉडल पर पड़ा है। तो शैक्षिक और आर्थिक मोर्चे पर क्या नीतियां बन रही हैं? शिक्षा के क्षेत्र में एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स को आक्रामक रूप से लागू किया जा रहा है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। हाँ, और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी, ईबीसी हॉस्टल्स तथा आवासीय विद्यालयों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात जो मैंने नोटिस की, अलग-अलग कल्याण विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर इसे बहुत ही लक्षित रखा गया है। और अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें, हाँ, स्किल डेवलपमेंट वगैरह। एग्जैक्टली, ईबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, सब्सिडाइज लोन्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी के इंटीग्रेशन के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, चूंकि ईबीसी राज्य का सबसे बड़ा वर्ग है जो हमने देखा 36.01%, इसलिए प्रशासन का ईबीसी वेलफेयर पॉलिसीज पर कुछ विशेष फोकस दिख रहा है क्या? बिल्कुल है, और इसका कारण सिर्फ उनका बड़ा आकार नहीं है, बल्कि वो गहरी ऐतिहासिक विषमता है जो इस वर्ग ने झेली है। इसलिए ईबीसी के लिए विशेष हॉस्टल,
कोचिंग सपोर्ट और गवर्नेंस में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीनों की समस्या है उसे पीएमए यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ राज्य के समर्थन से सुलझाया जा रहा है। और खाद्य सुरक्षा के लिए पीडीएस तो है ही। इन सब के बीच महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट के जो आंकड़े सामने आए हैं वे बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, सर्वे और NFHS 5 का डेटा। बिल्कुल। डेटा बताता है कि 40.8% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है, जो एक बहुत ही गंभीर चुनौती है। बिल्कुल है। लेकिन सकारात्मक पहलू ये है कि 55.8% महिलाएं स्वयं अपना बैंक खाता संचालित कर रही हैं। ये दोनों बातें एक साथ होना, इसे कैसे समझें? देखिए, इसे एक ट्रांजिशन फेज या संक्रमण काल के रूप में देखा जाना चाहिए। एक तरफ समाज की पुरानी परंपराएं अभी भी हैं जो बाल विवाह के रूप में दिखती हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य की नीतियां जैसे लड़कियों की शिक्षा पर जोर, SHG में भागीदारी और महिलाओं के लिए सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का मॉडल, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है। मतलब वित्तीय समावेशन ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली। जब एक महिला अपना बैंक खाता खुद चलाती है तो वो परिवार में निर्णय लेने की शक्ति भी हासिल करती है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में केवल नीतियों को गिनाना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक प्रशासक के रूप में इन नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना आवश्यक है। तो अगर हम इसके परिणामों और चुनौतियों का विश्लेषण करें तो सबसे पहले सकारात्मक परिणाम क्या दिखते हैं? सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग यानी साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। अब प्रशासन के पास सबूत है कि विकास की जरूरत कहाँ है। और मुझे लगता है हाशिए पर मौजूद समूहों को जो एक नई दृश्यता यानी विजिबिलिटी मिली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और तीसरा ये कि संसाधनों का आवंटन अब अधिक समावेशी या इंक्लूसिव हुआ है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी है ना, जैसे संवैधानिक चुनौती की बात हमने की, 50% की सीमा का उल्लंघन। हाँ, वो एक बड़ी कानूनी चुनौती है। और दूसरी है आर्थिक चुनौती, वो कल्याणकारी निर्भरता वाली बात। एग्जैक्टली। वेलफेयर डिपेंडेंसी बनाम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। कल्याणकारी योजनाएं तुरंत राहत देती हैं, लेकिन वे सतत रोजगार का विकल्प नहीं हो सकती। और इतनी बड़ी आबादी तक लक्षित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, ये प्रशासनिक चुनौती भी तो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकना एक भयंकर प्रशासनिक टास्क है। तो फिर इन चुनौतियों को देखते हुए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता क्या है? आगे के रास्ते के लिए सबसे पहले ग्रामीण औद्योगिकरण यानी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देना होगा। शिक्षा केंद्रित कल्याण पर अभूतपूर्व निवेश चाहिए और महिला केंद्रित विकास को और गति देनी होगी। और भविष्य में समय समय पर ऐसे सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज भी होते रहने चाहिए ताकि हम नीतियों का असर माप सकें। बिल्कुल सही। साक्ष्य आधारित नीतियां तभी काम करती हैं जब डेटा अपडेट होता रहे। बहुत खूब। तो इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं सभी एस्पिरेंट्स को याद दिला दूं कि प्रीलिम्स के लिए 13.07 करोड़ जनसंख्या, 36.01% EBC, 63.76% निम्न आय वर्ग और 75% आरक्षण जैसे आंकड़े सीधे पूछे जा सकते हैं। और मेंस के लिए डेटा ड्रिवन गवर्नेंस स्ट्रेंथन्स सोशल जस्टिस जैसे प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है। तो सभी विद्यार्थियों को हमारी यही सलाह है कि वे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं का अच्छे से रिवीजन करें। बिल्कुल, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। और हमारी ये BPSC करंट अफेयर्स मास्टर क्लास की सीरीज अगले सेशन में भी जारी रहेगी। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। अगले सेशन में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए। बिहार मैटर्स।